Bismillahirrahmanirrahim, kiddos. I hope all of you are doing good. Today we'll be starting with waves and superposition. And relatively हम लोगों ने चैप्टर टू बी ऑनेस्ट सारा का सारा ऑलमोस्ट कर लिया। आई बिलीव हमारी सिर्फ पोलराइजेशन रह गई। आई फॉरगॉट टू टीच दैट इन वन ऑफ द क्लासेस। नॉट फॉरगॉट, उसका बस टाइम ही हम लोगों को नहीं मिला। ठीक है, तो इंशाल्लाह लेट्स कंप्लीट दिस एंड इफ वी गेट टाइम हम शायद वो भी कर लें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल सा, सबसे जो सबसे ज्यादा आपके पास आता है, दैट इज कि गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्रेसिव एंड अ क्या है दूसरा, स्टेशनरी वेव। बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस। चैट बॉक्स में बी वेरी वेरी एक्टिव इन द चैट बॉक्स किडोस। बिलीव मी, आप मेरे साथ आज 10 सवाल करेंगे ना, आपको ये पूरा कोर्स हो जाएगा, पूरा चैप्टर। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज कि ऑलवेज यस, प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर energy and stationary waves do not. Stationary waves do not. Very simple, very simple. But बच्चे ये भी गलत करते हैं माशाल्लाह से। Next, a progressive wave travels from left to right along a stretched string. Figure 4.1 shows of a string at one instance. ठीक है, P, Q, R are three different points of the string. The distance between P and R is 0.48 meter. The wave has a period of 0.020. Determine the wavelength. अब देखिए हम लोगों ने wavelength determine करनी है ना। ये हमारे पास total distance कितना है, कितनी wavelength है ये। देखिए अगर हम R को लेते हैं या P से कर लेते हैं, ठीक है। सो P to this point, this trough is gonna be one wavelength, ठीक है। सो ये मेरे पास one wavelength है। एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट A टू R, ये हमारे पास और कितनी वेव है। दिस इज 0.5। सही है। सो इट्स गोना बी कितनी है टोटल वेवलेंथ है मेरे पास, 1.5 लैम्डा इज माय टोटल। जिनको नहीं पता किस तरीके से, मैं हमेशा बताता हूँ वेव को चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें, ठीक है। 1 2 3 4 एंड यू कैन जस्ट ऐड दम अप। देखें ये हमारे पास एक वेवलेंथ तो सबको पता है, अब आगे कितनी है यू जस्ट डिवाइडेड। तो ये 1 and 2 मीन्स हाफ वेवलेंथ, ठीक है। 2/4 हाफ वेवलेंथ। सो गाइज 0.48 ओवर 1.5, जिसका आंसर 0.32 मीटर आएगा। कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 1.5 रेशो 0.48, 1/x, एंड यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बेसिक है, समझ आ गया सबको। सो कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट। किड द लास्ट पार्ट, आई डोंट नो व्हिच पार्ट यू टॉकिंग अबाउट, बट आई बिलीव आप इसकी बात करें। देखें हम लोगों को पता है कि 1.5 वेवलेंथ जो है लैम्डा, 0.48 इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा। नाउ आई नीड टू फाइंड वन लैम्डा, उन्होंने कहा वेवलेंथ फाइंड करनी है ना। तो वेवलेंथ के लिए आई विल सिंपली जस्ट डिवाइड इट। ये वो वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास 60, आई हैव 60 स्वीट्स एंड देयर 2 किड्स, हर बच्चे को कितनी मिलेगी, तो बस डिवाइड कर देते होते हैं, 30 आंसर है। अ वेरी रैंडम एग्जाम्पल टू बी ऑनेस्ट, बट दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। अब स्पीड ऑफ द वेव के लिए वी कैन सिंपली गो विद v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ए की फॉर्मूला है। एंड फ्रीक्वेंसी हम लोगों को, इफ आई सब्स्टिट्यूट टाइम पीरियड, because फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड आई एम गोना गेट v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, वे टी इज योर टाइम पीरियड। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.32/0.02। इसका आंसर आ जाएगा 16, आ रहा है बच्चे कह रहे हैं 16 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वन थिंग दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू, एंड ये एक आदत बनाए अपनी, जैसे मेरी आदत है कि आई ऑलवेज अंडरलाइन दीज मैथमेटिकल वैल्यूज। जो अब मैं वैल्यूज दी होती है ना, इनको हमेशा अंडरलाइन करता हूँ। इससे मुझे ये पता होता है कि मेरे पास ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। इट मेक्स इट अ लिटिल ईजियर फॉर मी टू डिटरमिन मेरे पास कौन सा डेटा किधर है और कितना दिया हुआ है। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर। ये चीज किया करें, लाइक टिप, डिटरमिन द फेज डिफरेंस बिटवीन Q एंड R। अच्छा, Q एंड R के बीच में अब हम लोगों ने फेज डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट आई एम जस्ट गोना डू इज आई एम गोना मेक दिस वेव नीचे इधर भी।
क्यू मेरे पास किधर है? पी एन आर है, क्यू एन आर है? क्यू, वेयर वाज क्यू? क्यू एन आर, ठीक है। दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। नहीं, ये आर नहीं है। एक सेकंड, मैंने गलत बनाया है। खैर, ऊपर से ही कर लेते हैं। ये मेरे पास किलो क्यू है एंड दिस इज आर, बताएं। Y90 किस तरीके से? मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले यू ड्रॉ ग्राफ, ठीक है। एक साइन का ग्राफ बनाएं। अब देखें Q किस पॉइंट पे, Q इज एट पॉइंट जीरो। सही है, दिस इज Q। अब R किधर है? अच्छा, अब एक चीज याद रखें, R इज बेसिकली ऑन द नेक्स्ट वेव। है वो नेक्स्ट वेव पे, बट उसकी पोजिशन ऑन दिस वेव वुड बी दिस क्रेस्ट, राइट? R इज अ क्रेस्ट। R इज क्रेस्ट ऑन अनदर वेव, ठीक है। बट वही पॉइंट अगर हम इस वेव पे ले आए तो इट्स गोना रिप्रेजेंट द सेम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में हम अगला पॉइंट सेम वेव पे ला सकते हैं, ठीक है। तो इट्स गोना बी, अच्छा अब इधर आपको सिंपली पता है, ये जीरो है, ये 90 है। क्या फर्क होगा 90 माइनस जीरो? 90। जिनको नहीं पता फेस डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, दे कैन वॉच माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, फेस डिफरेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब इधर आंसर आप लोगों ने गाइस पाए में नहीं देना। ये जो इब्राहिम जो आपने कहा है, क्यों? ये देखिए, इन्होंने छोटा सा ये गोला बनाया हुआ है यहाँ। देव ऑलरेडी आस्क्ड अस टू गिव आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, तो आवर आंसर इज गोना बी 90। अब जो बच्चे 450 कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब वो क्यों करेक्ट है, मैं वो समझाता हूँ। देखिएगा, ये आपके पास क्यू है, दिस इज आर। अब मैंने क्या किया था, जस्ट फॉर ईज मैंने ये ही पॉइंट इस वेव पे ले आया था, बिकॉज इट्स द सेम क्रेस्ट क्रेस्ट, सेम फेज डिफरेंस होती है, ठीक है। तो वो आर को मैं इधर ले आया था। देन आई फाउंड द फेज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर कितनी होगी। आप अगेन वेव को हमेशा, ये साइन वेव होती है, हर पॉइंट की एक वैल्यू होती है। दिस इज जीरो, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360, ठीक है। तो हमारे पास दोनों के, जब हम लोगों ने डिग्रीज को, एंगल को माइनस किया, फेज डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर वाज 90 माइनस जीरो विच इज 90। अब एक्चुअल में हमारे पास 90 इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर देयर इज आल्सो वन मोर आंसर, एंड वो क्या है? 90 प्लस 360 डिग्री। अब ये मैंने ऐड क्यों किया है? क्योंकि मैंने इस आर को गाइस एक वेवलेंथ पीछे लाया था, ठीक है। जस्ट टू फाइंड इट, मैं इसको एक वेवलेंथ पीछे लाया था। सो दैट इज व्हाई आई कैन, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। 450 भी आंसर है और 90 भी आंसर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन, but I need everyone to respond. Okay. Figure 4.1 shows the position of the string at time t is equal to 0. 4.1 कौन सा है हमारे पास? ये फिगर 4 पॉइंट, ठीक है। Describe how the displacement of point Q on the string varies with time from t is equal to 0 to t is equal to t.01। अच्छा, Q मेरे पास ये वाला पॉइंट है। वो बेसिकली कह रहे हैं मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट ये वाला Q। इसका हमने बताना है कि होता क्या है। अब आप सब लोगों को पता है, हाउ डज अ पॉइंट मूव इन अ वेव? इट गोज अप एंड इट कम्स डाउन, यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। देन इट गोज डाउन एंड देन इट कम्स अप। मतलब इसका जो पूरा एक पॉइंट का अगर मैं आपको सिर्फ बताऊं ना, इंडिविजुअल पॉइंट, पहले ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा। सही है? ये तो सबको क्लियर क्लियर है ना? पता है ना कि एक पॉइंट ऊपर नीचे कैसे जाता है? जी। अच्छा, हमने पॉइंट क्यू का बताना है ना। shows the position of the string at t0 to describe how the displacement of point q on the string varies। तो ठीक है, it reaches maximum displacement। अच्छा, अब ये भी एक बड़े मजे की बात आप लोगों ने जरा इधर समझनी है। हमारे पास टाइम पीरियड कितना था? 0.02 वॉज माई इंटायर टाइम पीरियड। अब आप इस चक्कर को चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से चार हिस्से हैं?
ये एक है 0.005। ठीक है, जब ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तब कितना टाइम हो जाएगा? 0.01। फिर ये फिर नीचे गया 0.015। एंड देन इस पॉइंट पे 0.02। जब ये वापस गया, चार हिस्सों में हमने अपने टाइम पीरियड को भी डिवाइड कर दिया है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्योंकि उनने सिर्फ हमसे t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 0.01 तक पूछा हुआ है। तो इज दिस क्लियर? ये जो मैंने टाइम डिवीजन किया, टाइम की चार हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया ना, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, और फिर ऊपर आएगा। एवरीवन, इज दिस क्लियर? देखें किडो, माय टाइम पीरियड वाज, नहीं नहीं, अप एंड डाउन इज नॉट द आंसर। देखिए हमारे पास टाइम पीरियड था 0.02। अच्छा, इसको 0.02 के बजाय आप लोग 20 समझ लें। अच्छा, आसानी के लिए 20 कर लेते हैं, 0.0 में वो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया, मेरे जो वेव का मोशन है, इस पार्टिकल का मोशन है, इट गोज अप, फिर नीचे आता है ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर इट गोज डाउन, नीचे डिस्प्लेसमेंट होती है, एंड देन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, इस टोटल चक्कर में हमारा कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड्स लगा। ठीक है। अब एक चीज हम लोगों को पता है कि ये सारा का सारा कुछ सिमेट्रिकल होता है, मतलब इक्वल टाइम लेता है। अब मेरे पास चार मोशंस है ना, ऊपर, नीचे, नीचे एंड देन ऊपर। तो हर ये मोशन 5 सेकंड्स लेगा ना। पहले 5 सेकंड में ऊपर गया, फिर जब 10 सेकंड हुए तो ये इस पॉइंट पे वापस आ गया, 15 सेकंड्स हुए तो इधर पहुंचा, एंड 20 सेकंड्स वापस हुए तो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ गया। अब क्लियर है? सिंपल ऑसिलेशन का एक एग्जांपल है। तो अब उन लोगों ने कहा है फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 0.01। तो हमारे पास आंसर आएगा, इट रीचेज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट 0.005 सेकेंड्स। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। एंड फिर हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा, एंड रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजिशन एट 0.010। सही हो गया गाइस, इजी 2 मार्क्स। कोई मसले वाली बात ही नहीं है, इजी 2 मार्क्स, आई नो। ऐसे क्वेश्चन पे सर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। आप लोग इंशाल्लाह जब A2 में जाएंगे ना, A2 में कोर्स बहुत होगा, दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। ओ लेवल एस में याद रखिए, द कोर्स इज रिलेटिवली वेरी लेस, बट गाइस यहाँ दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, ये छोटी छोटी बातें ये समझें। अच्छा, अब हमारे पास स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन आ गया। अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ऑन अ डिफरेंट स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स x and y. Figure 4.2 shows the position of the string when each point is at a maximum displacement. ठीक है? Explain what is meant by a node on a stationary wave. स्टेशनरी वेव पे नोड का क्या मतलब है? ये वाला पॉइंट। करेक्ट। पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, या जीरो बेसिकली। जीरो एम्पलीट्यूड लिख लें, मिनिमम लिख लें। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, स्टेट द नंबर ऑफ एंटी नोड्स ऑन द वेव शोन। कितने एंटी नोड्स है मेरे पास? Does I want everyone to actually answer? ये सिर्फ एक ज्यादा आंसर कर रहे। गैस गलत भी आता है बोले, खैर है, यू आर ऑल हेयर टू लर्न। अगर किसी को लगता है मैं गलत आंसर दूंगा तो लोग समझेंगे मेरे बारे में कि मुझे आता नहीं है, तो गैस मतलब, इसका कोई मकसद नहीं है अच्छा शर्माने का। लोग जो समझते हैं भाड़ में जाए। नहीं किडो, नोड्स तीन होंगे, एंटी नोड दो होंगे। देखिए, एक नोड ये, दूसरा नोड ये, तीसरा नोड ये तीन मेरे पास हो गए नोड्स। ये और ये मेरे पास हो गए एंटी नोड। ठीक है ना सुरल्ला? शहजादा स्टूडेंट है। अच्छा, स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। अब डब्ल्यू एंड जेड में मेरे पास क्या है गाइस? डब्ल्यू इज ऑन वन पॉइंट एंड जेड इज आफ्टर वन नोड। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब हमारे पास स्टेशनरी वेव में नोड क्रॉस हो जाता है तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना होता है बिटवीन ऑल पॉइंट्स? इट इज इक्वल टू पाई। बट इधर आपने पाई नहीं लिखना, अगेन गाइस ये छोटा सा गोला देखें, अच्छा गलती ना हो।
हाँ 180 होगा। ऑन a stationary wave all the points between two adjacent after a node, उन सब के बीच में याद रखें जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज 180 पाई स्लैश पाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट सबको आता है, क्लियर है। एक दूसरी बात गाइस, आई कैन नोटिस सम स्टूडेंट्स लीविंग। अगर आप लोगों को अगर ये चीज़ें अभी नहीं आती ना, थोड़ी क्लास लें, प्रैक्टिस साथ साथ करें, आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा। ये ना है कि आप लोगों को, ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चंस एकदम से आपसे नहीं होंगे, थोड़े क्वेश्चन मेरे साथ करें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या चल रहा है, थोड़ा तहम्मुल के साथ। 20 मिनट 30 मिनट में आप पूरा एक टॉपिक नहीं समझ सकते, ठीक है। सर 180 पाए होगा, यहाँ तो 180 डिग्री है, 180 लिखना है ना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग इज इब्राहिम देखें, ये मेरे पास एक नोड है, ठीक है। यहाँ मेरे पास ए बी सी तीन पार्ट पॉइंट्स हैं, यहाँ मेरे पास क्यू आर एस तीन पॉइंट्स हैं। इब्राहिम बिटवीन एनी टू पॉइंट्स आफ्टर अ नोड, याद रखें हमारे पास फेज डिफरेंस जीरो होता है और पाई का होता है। मतलब मैं सी का क्यू के साथ लूं, मैं बी का एस के साथ लूं, मैं आर का ए के साथ लूं, फेज डिफरेंस सबका आंसर पाया आएगा। क्यों? क्योंकि एक नोड पलट गई है, एक नोड हमने क्रॉस कर ली है। सही है, क्लियर है इब्राहिम। अब मेरे ख्याल से आखिरी सा क्वेश्चन 11 मार्क का सवाल था। A new stationary wave is now formed on the string. The new wave has a frequency that is half of the frequency of the wave shown. The speed of the wave is unchanged. तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हाफ हुई है मतलब मेरे पास गए टाइम पीरियड क्या हो गया, डबल हो जाएगा ना। देखिए एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी डबल हुई है दैट मीन्स कि मेरा टाइम पीरियड हाफ हो गया। ये पॉइंट जो सबको समझ आता है ना, बेसिक सी बात है कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो टाइम पीरियड हाफ हो गया। अच्छा, अब टाइम पीरियड हाफ हो गया तो क्या मतलब, मेरे पास ये जो इतनी देर में एक पूरी वेव बनी थी, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में मेरे पास पूरी वेव बनी थी, अब कितनी वेव बनेगी, आधी वेव बनेगी, ठीक है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आई नो गाइस कभी और मुश्किल होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखें पहला उन लोगों ने हमें क्या बात की हुई है कि हमारे पास द न्यू, अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हाफ हुई है मेरे पास और मेरे पास टाइम पीरियड डबल हुआ है, गाइस माय बैड, ऊपर मैंने गलत पढ़ लिया। द न्यू वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी दैट इज हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव शोन। अच्छा मजे की बात है, मैंने आंसर ठीक बनाया हुआ है, आंसर में कोई मसला नहीं है, मैंने इधर लिखा गलत है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, हाफ हो गई। अब अगर गाइस मेरे पास फ्रीक्वेंसी हाफ हुई है एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी विच इज योर टाइम पीरियड, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम डबल होगा जी। मैं बोल ठीक रहा था, मैंने लिखा हुआ गलत था। टाइम मेरे पास क्या हो गया, डबल हो गया। टाइम डबल हुआ तो दिस वेव, जितनी देर में मेरे पास एक वेव बनी है, अब डबल टाइम, अब देखो टाइम वेव को बनने में डबल टाइम लग रहा है। तो जितनी देर में पहले एक पूरी वेव बनी थी, अब कितनी वेव बनेगी, आधी वेव बनेगी। इज दैट क्लियर? हाफ वेव, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू स्कोर 11 मार्क्स। if you're scoring 11 marks in a question like this it means your concepts are very clear, okay। usually students इसमें काफी लैग कर जाते हैं। okay, okay। बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन गाइस आई वुड लाइक कि हम थोड़े से जरा इजी वाले करें कि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आए, ओके। देन वील कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोग्रेसिव वेव, ईशान सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, देयर इज नो टॉपिक दैट यू फोकस ऑन, सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। A progressive wave y passes a point P. The variation with t of the displacement x of the wave at P is shown in figure 5.1. The wave has a wavelength of 8 centimeter. Determine the speed of the wave. अच्छा, wavelength मेरे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर विच इज 0.08 मीटर्स, ओके। तो लैम्डा तो मेरे पास आ गया 0.08। अब मुझे गाइस फ्रीक्वेंसी चाहिए, देखिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मैंने स्पीड फाइंड करनी है, लैम्डा है। अब फ्रीक्वेंसी में कैसे फाइंड करूंगा, 1/टाइम पीरियड।
मुझे बताएं ऊपर ये टाइम पीरियड कितना है मेरे पास वेव का, उनने दिया हुआ है। 1 ओवर व्हाट? 0.4, तो आंसर इज 2.5 हर्ट्ज। ठीक हो गया। बेसिक सा सवाल है। ओ, अब दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। A second wave Z has a wavelength of 8 centimeter, ठीक है, an amplitude of 2। क्या? हो आगे, हाँ अब मल्टीप्लाई भी तो करना है ना। V is equal to F lambda and then 2.5 into 0.08, या ठीक हो गया। हाँ हाँ, वो मैंने किया हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं किया था। गुड जॉब किडोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट, a second wave Z has a wavelength of 8 centimeter and amplitude 2 millimeter। अब इसका हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना था? बाकी गाइस उनने कहा सब कुछ हमारे पास सेम है। इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास था 4 मिलीमीटर, इसका एम्पलीट्यूड है मेरे पास 2 मिलीमीटर। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जेड ओवर इंटेंसिटी ऑफ वाई, जेड का मेरे पास 2 मिलीमीटर है, इसका मेरे पास 4 मिलीमीटर है। अच्छा, अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास जेड का एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ मेरे पास वाई का एम्पलीट्यूड होगा। जेड का एम्पलीट्यूड किडोज मेरे पास कितना था? ए स्क्वायर की जगह में मैं 2 को सब्सिट्यूट करूंगा, 2 स्क्वायर। वाई का मेरे पास एम्पलीट्यूड कितना है? तो मेरे ख्याल से 4/16, विच इज 1/4, विच इज 0.25। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? हायर डिड वी गेट, हाउ डिड वी गेट, आई बिलीव 4 किडो। ये देखें हमारे पास ग्राफ में, ये ग्राफ में, ये मैं उनने फिर दूसरे का तो उनने बोला हुआ है, ऊपर वाला वो ग्राफ में दिया हुआ है, तो आपने सिंपली वो वैल्यू ले ली, ओके। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दी फॉर टू वेव्स टू बी एबल टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के हम लोग क्या कंडीशंस लेते हैं? वेरी सिंपल। करेक्ट। करेक्ट। टू वेव्स of the same type travel in opposite directions, overlap to form a stationary wave, ठीक है। the wave the waves have the same speed, frequency and wavelength, ठीक है। नहीं, सेम स्पीड जो होता है वो सिर्फ चौधरी कोहेरेंट होता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू कोहेरेंट, याद रखें। यू आइदर से कि दे आर कोहेरेंट, और यू से कि दे हैव द सेम स्पीड, ठीक है। अंडरस्टूड। हाँ, बाकी जो होते हैं ना वो आपने लिखने होते हैं किस तरीके से। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं सर अपने बेड पे जाके आराम। नो इंटेंशंस ऑफ टेकिंग अ क्लास टुडे। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी। A stationary wave on a string has a nodes and antinodes.
The distance between a node and an adjacent anti-node is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेट व्हाट इज meant by a node, हमने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। जीरो एम्पलीट्यूड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स फॉर्मिंग द स्टेशनरी वेव। अच्छा, उन लोगों ने कहा द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड इज 6। अच्छा, तो ये मेरे पास नोड है, ये एक वेवलेंथ होती है ना। ये मेरे पास नोड है, ये मेरे पास एंटाई नोड है, ठीक है। वो कह रहे हैं इस नोड और इस एंटाई नोड के बीच में कितना है, 6 सेंटीमीटर का फर्क है, राइट। तो गाइस मुझे बताएं वेवलेंथ कितनी होगी। याब अब्दुल्ला। मैक्सिमम। नोड मिनिमम होता है, एंटाई नोड जो होता है मैक्सिमम होता है। गाइस औरों के दिमाग में भी क्वेश्चंस हैं तो पूछें, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछें। कैलकुलेट द वेवलेंथ, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ, ठीक है। तो मुझे पता है मेरे पास 0 पॉइंट, अच्छा मैं अगर, जिनको नहीं पता ये इस तरीका होता है लैम्डा एंड एन हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब एन मीन्स, या छोड़ें कॉम्प्लिकेट कर लेंगे आप लोग अपने लिए। अब मुझे पता है गाइज मेरे पास कितना होगा, फ्रॉम अ नोड टू एन एंटी नोड, ये मेरे पास 1/4 लैम्डा है, ठीक है। 1/4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने लैम्डा फाइंड करना है। तो एक्स विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स विल बी 24। गाइज बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, कि आप लोगों को रेशोज बनाने आती है ना। किसी को नहीं आती तो मुझे बता दे, मैं भी आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से बनती हैं। रेशोज बनाने आती हैं सबको या नहीं। अभी भी मैं कहता हूँ किसी को नहीं आती तो मुझे बता दे, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है मैं। देखिए गाइस रेशोस का तरीका ये होता है, पहले आप ऊपर ना, ये हम लोग इधर लिखते नहीं होते क्योंकि अब आदत सी होती है। बट पहले आप ऊपर लिखते हैं कि आप रेशो बना किस चीज करें। मैं बना रहा हूँ वेवलेंथ, और मैं बना रहा हूँ उसके डिस्टेंस की, ठीक है। मैं बना रहा हूँ वेवलेंथ की और मैं बना रहा हूँ डिस्टेंस की रेशो, ठीक है। अब मेरे पास वेवलेंथ कितना था, 1/4 लैम्डा था, ठीक है। और वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा था, 6 सेंटीमीटर। अब मैंने फाइंड करना है कि मेरे पास एक पूरा लैम्डा कितना है, तो आई एम गोना क्रॉस मल्टीप्लाई। तरीका किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 1/4 लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है गाइस, हर क्वेश्चन में आपके पास बहुत क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके पास होता है, ठीक है। हबीब वो यही मेथड था, बट दैट इज समथिंग, वो छोड़ दें। वो बड़ा सिंपल सा होता है, बट वो आप लोग अपने को कंफ्यूज कर देंगे कि अगर किसी को इतना ना मैथमेटिकली वो बच्चा स्ट्रांग ना हो तो। वो होता यही है, रेशो का तरीका होता है, बट दैट इज समथिंग जो एज अ टीचर मैं जब क्वेश्चन देखता हूँ मेरे दिमाग में आंसर आ जाता है। कभी बता दूंगा आप लोगों को ऐसे ही, बट अभी छोड़े, ओके। इट जस्ट मेक्स दिस थिंग मच क्विकर। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ टू एडजेसेंट एंटी नोड्स ऑन अ स्टेशनरी वेव। अब दो एडजेसेंट एंटी नोड्स के बीच में हमारे पास क्या होगा, ऑफ अ स्टेशनरी वेव। अच्छा, अब देखिए जब मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा मैं जीरो लिखने वाला था, बट यहाँ स्टेशनरी वेव के बारे में बात हो रही है, इस प्रोग्रेसिव वेव नहीं। टू एंटाई नोड्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस 180, सही है। पाई विच इज 180, जब भी मेरे पास नोड पलटता है मेरे पास आंसर 180 होता है। क्लियर है, इजी है। अच्छा बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, अब जाके जरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने छोड़ा था, क्योंकि मैं कह रहा था कि थोड़े से हम पहले समझ लें। ठीक हो गया। अच्छा बताएं कि कोई बच्चा वॉलंटियर करके जरा साथ साथ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, इट मेक्स इट इजियर फॉर मी। है कोई वॉलंटियर हमारे पास। QBT 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 पढ़े। हेलो।
तो आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, खैर चले। Two progressive sound waves y and z meet at a fixed point P. The variation with time t of the displacement x of each wave of at point P is shown. Figure 4.1. Use figure 4.1 to state one quantity of y and z that is the same and that is different. y and z की गैस कौन सी क्वांटिटी हमारे पास सेम है और कौन सी डिफरेंट है? डिफरेंट तो बहुत इजी है, एम्पलीट्यूड। सेम कौन सी है? करेक्टो, फ्रीक्वेंसी इज द सेम। अच्छा वैसे आपके पास गैस प्रॉपर्टीज होती तीन ही है, चार एक्चुअली, ठीक है। स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, प्रॉपर्टीज चार होती हैं आपके पास। अब इस केस में ना होती पांचवी भी है, टाइप ऑफ वेव, बट वो आपको इधर से थोड़ी ना पता लगता है। अब इधर आपको क्या क्या देख सकते हैं आप लोग, एक हमारे पास टाइम है तो हम टाइम पीरियड देख सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। हम एम्पलीट्यूड देख सकते हैं, वेवलेंथ भी हम नहीं देख सकते, ठीक है। एंड हम लोग, हाँ हम कुछ नहीं देख सकते, हमें स्पीड भी नहीं देख सकते, तो मतलब वो फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था, जो ग्राफ होता है उसमें हम सिर्फ टाइम पीरियड देख सकते हैं, तो वो दो ही चीज़ें अब पॉसिबल है, तो वही है, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर वेव्स वाई एंड जेड आर कोहेरेंट। बताएं ये दोनों कोहेरेंट है या नहीं है? वाई आर दे कोहेरेंट? यस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ ये कैसे हमें पता लगा, ठीक है। वैसे आपसे वो जब भी पूछेंगे उसका यूजली आंसर यही होता है कि है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। आप देखते हैं कि मेरे पास दो क्रेस्ट जो है, उन दोनों में कितने मेरे पास टाइम लगा है पहुंचने में, और दोनों ट्रफ्स में कितना टाइम लगा है। इफ बोथ ऑफ दिस इज इक्वल इट मींस कि दे आर कोहेरेंट। इसके अलावा अगर आपके पास इफ दे आर नॉट इक्वल इट मींस के दे आर नॉट कोहेरेंट, मतलब एक की स्पीड की ज्यादा है तो एक की कम है, तो फेज डिफरेंस चेंज हो रही है, ठीक है। तो इधर आप लोग देख लें, इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ। क्लियर किडोस? नहीं अब्दुल्ला, देखें एक चीज को डिस्क्राइब करने का तरीका होता है ना, जो आप कोहेरेंस जो होती है ना, कोहेरेंस आप कर सकते हैं, नॉट लाइक आप नहीं कर सकते, बट कोहेरेंस आप हमेशा स्पीड के साथ करते होते हैं डिस्क्राइब, ठीक है। कैन यू रिपीट दिस? ऑफ कोर्स आई कैन। द क्वेश्चन वाज कि आर दे कोहेरेंट और नॉट। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। अब आपने ये पता करना है ना, हमने लोगों को पहले मैंने आंसर बता दिया आप लोगों को, वैसे है क्योंकि हमेशा होता है, ठीक है। आपके जितने क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें यूजली वो कांस्टेंट ही होता है। मगर आपको पता कैसे लगता है कि कांस्टेंट है? आप दो क्रेस्ट के बीच में टाइम देखते हैं और दो ट्रफ्स के बीच में टाइम देखते हैं कितना लगा है, ठीक है। फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम या टाइम टेकन फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड टाइम टेकन फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ, कि इन दोनों के बीच में अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स कि वी हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब इन दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, ओके। ये एक चेक है, चेक करने का तरीका है। अच्छा, टू waves superpose at P. Use figure 4.1 to determine the resultant displacement at time t is equal to 0.75. 0.75 is gonna be this point. अच्छा, इस पॉइंट में मेरे पास एक वेव का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव 4 है, एक वेव का मेरे पास एम्पलीट्यूड -1 है, तो मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की डोज कितनी होगी? 4 - 1 विच इज 3। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया है, मैंने अभी देखा। डिटरमिन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। अच्छा, फेज डिफरेंस आपने फाइंड करना है दो वेव्स के बीच में, करें।
अच्छा, बड़ा सिंपल सा है, चले ट्राई करें एक बार, गिव इट अ ट्राई। नो, 90 इज नॉट द आंसर। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। दो वेव्स जब इस तरीके से दी हो ना, आप एक वेव का कोई पॉइंट उठाएं। अच्छा, अब इधर सबसे आसान है कि मैं ना ये नोड उठाऊं। नाउ द टाइम टेकन फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, मतलब आपके पास, आपने बेसिकली जो फेज डिफरेंस फाइंड करनी है वो पॉइंट ए एंड बी की फाइंड करनी है, क्योंकि इसका नोड इस पॉइंट पे जाके बना है ना, बी वाले पॉइंट पे। तो यू हैव टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। या आप क्रेस्ट टू क्रेस्ट भी कर सकते हैं, करने को आप ट्रफ टू ट्रफ, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, आपने कोई भी दो सेम पॉइंट्स को लेना होता है, बस। ये काम है आपका। बताएं कितना आता है अब? बताएं क्या आंसर आता है गैस? थोड़ा दिमाग लड़ाएं अपना, दिमाग लड़ाना शुरू करें। ये मेरे पास वेव है, एक ये पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है इधर बी। इन दोनों के बीच में क्या एंगल डिफरेंस आ रहा है? क्या डिफरेंस आएगा बताएं। हेलो? सारे गायब हो गए हैं, किसी को नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा तो पूछे। जिनको नहीं समझ आ रहा guys, आस, मतलब फील वेरी फ्री टू आस, बिलीव मी। हाँ, सीधा सीधा बोले नहीं आता बस। ये क्या चुप करके क्यों बैठ जाते हैं? मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है, स्कूल्स के टीचर्स ने हम लोग को डरा दिया बहुत, कि सवाल ही नहीं पूछना। पता नहीं डरते हैं आप लोग सवाल पूछने से। नहीं आता तो बोले नहीं आता, यू आर हेयर टू लर्न, ऑल ऑफ यू आर हेयर टू लर्न, बिलीव मी गाइस। ये मेरी बात याद रखे। नो, अभी 100 इज नॉट द आंसर, द आंसर इज एक्चुअली 120। बट मैं आप लोगों को समझाता हूँ 120 कैसे आया ना। यही बात है ना कि आप लोग बोले कि नहीं सर नहीं समझ आया, समझाएं आप। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दिस इज बिल्कुल नहीं आ रहा, बस ऐसे बोले। अब दिस इज समथिंग ना, तो आप ना बेसिकली, जो आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाती है, बेसिक मैथमेटिकल एक चीज है, ठीक है, हम लोग उसको बड़ा बेसिक करके पढ़ेंगे। इसको जरा जूम इन करते हैं, ठीक है। ये मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ उसको, बिल्कुल साफ सुथरा। मैंने फाइंड करना है इस पॉइंट के बीच में ए, और दूसरा पॉइंट था मेरा 0.75 पे, कौन सा था? ये वाला पॉइंट था ना? सही है। इन दो पॉइंट्स के बीच में गाइस मैंने फेस डिफरेंस फाइंड करना है, यही वाला। हाँ, यही बनता है ना, नोड के ऊपर। नोड के ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है? ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब नोड एक वेव पे है, हमने उस वेव की पोजीशन देखनी है अपनी वाली वेव पे, ठीक है। दैट इज हाउ यू फाइंड अ फेस डिफरेंस ना, दो चीजों के बीच में, ठीक है। अब हमारे पास, पहले तो हमें पता है कि ये 0 से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास 90 है। ये बात सबको पता है कि दिस इज 90। ईशाल, व्हाई डिड वी पिक दिस पॉइंट्स? देखें किडो, जब हमने दो पॉइंट्स के, हमने उन्हें कहा फेस डिफरेंस फाइंड करें। अच्छा, मैं आपको एक दूसरे तरीके से आज एक फेस डिफरेंस समझा देता हूं, कि एक वेव दूसरे वेव से कितना एंगल आगे है या पीछे है, ठीक है। दो वेव्स के बारे में हम डेफिनेशन में आपको चेंज करके बताता हूं कि दूसरी वेव कितनी आगे या पीछे है। अब ये वाली देखें, वेव आगे है ना, इसका क्रेस्ट आगे आ रहा है, तो हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कितने डिग्रीज आगे है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने पहले दोनों के नोड ले लिए, अब आपने नोड लेना है
इधर आए, ऊपर आए, ये इस पॉइंट तक, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, पहले हम सबको समझ आ गया कि दिस इज 90। अब हमें पता है कि अगला 90 किधर होगा, इस पॉइंट पे होगा, 180, राइट। ठीक है, 90 180, हमें पता है आंसर हमारा 90 और 180 के बीच में है। पहला स्टेप क्लियर है सबको, मुझे बताएं। ठीक है, जुनेद वो वाला मैं तरीका बताता हूँ, बट बिफोर दैट मैं आपको बड़ा बेसिक ना, जो इंट्यूटिव मेथड होता है कि आप देख के बता सकें, ठीक है, वो वाला मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं। अब सिंपली देखें, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हम डिस्टेंस हमें पता है, ये पूरा डिस्टेंस 90 डिग्री की इक्वल है। एंड ये जितना डिस्टेंस हमारे पास है, सो वी हैव दिस डिस्टेंस x विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है, ये इसका 1/3 है। सो 1/3x कितना होगा, मुझे बताएं। x का आंसर गाइस, मेरे पास x नहीं, इधर हम y लिख देते हैं, ठीक है, वेरिएबल चेंज कर देते हैं। तो माई y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सॉरी 90 कहता हूँ, 30 डिग्रीज। तो टोटल कितना आ गया मेरे पास, 90 और प्लस छोटा सा ये 30। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। तो दिस इज अ वेरी इंट्यूटिव मेथड। इंट्यूटिव का मतलब होता है जो आप दिमाग से खुद लगा के सोचते हैं। अब हम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला जैसे जुनेद ने कहा, डिफरेंस इन वेवलेंथ ओवर वेवलेंथ इनटू 360, वो वाला भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ एक मसला सिर्फ आप लोगों के पास ये आता है ना, कि इधर आप लोगों के पास वेवलेंथ नहीं गिवन, ठीक है, इस क्वेश्चन में। नहीं किडो, मसला ये ना जुनेद, इस क्वेश्चन में आपके पास वेवलेंथ नहीं गिवन। अगर ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता, वेवलेंथ किधर है, एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम है। आप कर सकते हैं जुनेद, मैं ये नहीं कह रहा, कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट, आप इससे भी कर लेंगे, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। जी जी। बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर थोड़ा सा इंट्यूटिव मेथड, कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो कि आप लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं। सिर्फ फॉर्मूला नहीं लगाना ना, कि अगर वो आपको क्वेश्चन किसी दिन चेंज करके दे दे, तो यू शुड नो कि फेस डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज बेसिकली कि एक वेव दूसरे, मैं कर देता हूँ नसरुल्लाह, कि एक वेव दूसरे वेव से कितनी आगे है। मैं आपको जुनेद वाला मेथड भी करवा देता हूँ। जुनेद का जो मेथड था, जुनेद का नहीं है तो फिजिक्स का मेथड, उसने जो सिर्फ लिखा हुआ था चैट में, उसने क्या किया, उसने आपको पहले पूरी वेवलेंथ ढूंढी, वेवलेंथ उसने टाइम के थ्रू किया, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 3 सेकंड बनता है ना। टोटल टाइम उसने लिखा डेल्टा टी ओवर टी इज इक्वल टू 30, या डेल्टा वेवलेंथ ओवर लेमडा इंटू 360। टोटल वेवलेंथ हमारे पास थ्री थ्री सेकेंड्स की, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना था, 1 सेकेंड का, 1/3 इंटू 360, ये भी 120 आंसर आ गया, ठीक है। या अगर आप लैम्डा से भी करें तो आपके पास सबका आंसर एक ही आता है, ठीक है। इज दिस क्लियर, ये जब 120, आई स्टिल रिमेम्बर, ये क्वेश्चन आया था, मैं गलत नहीं, वो 2021-22 का है। ये बड़े बच्चों ने गलत किया था। ये 120, चूंकि 90 और 180 के सब आदि थे ना, जिस चीज के आदि ना उसके अलावा उन्हें कुछ पूछ लिया, सबने गलत कर दिया। तो अब ये क्लियर है 120, इज दिस 120 क्लियर। तहा 30 कैसे आया, किडो देखे मेरे पास, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। मेरे पास देखे ये जो डिस्टेंस सी फ्रॉम 90 टू 180, 90 टू 180 वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास 90 डिग्री की थी। ये जितना मेरे पास डिस्टेंस था, ये पूरा डिस्टेंस 90 के इक्वल था। तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 90। ओके, एक चीज मुझे पता है, एक रेशो मुझे पता है। फिर मैंने किया, मैंने फाइंड करना था सिर्फ इस पॉइंट तक। अब ये तकरीबन 1 ओवर, ये 1/3x बनता है, ठीक है। और मैंने इधर लिखा y। ये किधर से आया, ये किडोस 10 बॉक्सेस है, टोटल 10 बॉक्सेस है। और ये जो है, ये तकरीबन 3.3 बॉक्स ले रहा है, ये डिस्टेंस। इससे एक्यूरेट ही आता है तहा। अब्दुल्ला, मगर एक चीज हमें पता तो है ना,
एक चीज हमें बाज़ाहिर नजर आ रही है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं नहीं, ओहो, इसको जब आप करेंगे 1/3 वेवलेंथ के साथ, ये आपका क्या आएगा? 90 × 1/3, ये 30 ही आता है आपके पास। 90 + 30। अगर गाइस आपको इंटुइटिव मेथड नहीं समझ आ रहा, आप दूसरे मेथड कर लें। ये वाला मेथड आप अज्यूम कर लें, मसला नहीं है। ठीक है, जिसको जो मेथड समझ आता है वो करे। ये आसानी है आपके लिए, समझ आ गया? हो गया क्लियर? चलिए। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। द इंटेंसिटी ऑफ वेव y एट पॉइंट I इज, एट पॉइंट P इज I। पॉइंट P किधर है मेरे पास? मैं जरा साफ सुथरा कर दूं। अच्छा, वापस नीचे जाते हैं। पॉइंट P हमारे पास क्या है? 0.75 इज पॉइंट P। 0.75, ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट P है। डिटर्मिन इन टर्म्स ऑफ I द इंटेंसिटी ऑफ वेव Z। ठीक है, वेरी सिंपल। वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे इसकी जो वेव y है, इसकी इंटेंसिटी मेरे पास I है। इसी पॉइंट पे मैंने इंटेंसिटी फाइंड करनी है वेव z की। अब एक का एम्पलीट्यूड कितना है मेरे पास? 3। एक का एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना है? 1। बस सिंपली मैंने रेशो फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, कुछ गलत है, मतलब कुछ गलत है, सबर। मैंने पॉइंट पी जो लिया हुआ है। पॉइंट पी मेरे पास किधर है? सबर सबर, कुछ है इशू हमने किया हुआ है। पॉइंट पी ये नहीं है। फिक्स पॉइंट पी, ठीक है। ओके ओके। use figure 4.1 to determine the resultant displacement at time t is equal to 0.75। ओके, ये वाला भी ठीक है। The intensity of wave y at point P is I। Determine in terms of I the अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है ठीक है। तो हम लोगों ने तो सिंपली, ये आपके पास ना जो पॉइंट P है, ये गैस आपके पास एक पॉइंट है जिसके थ्रू ये सब कुछ गुजर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोगों ने करना है। ये तो सिंपली हम लोगों ने वेव्स की दोनों इंटेंसिटीज करनी है। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ऐसी। अब एक हमारे पास ऊपर जो है, हमारे पास होगा, नीचे हमारे पास y होगा, ऊपर हमारे पास z होगा। अब नीचे y की होगा और ऊपर z की होगा। क्योंकि उनने आपको इन टर्म्स ऑफ, हमने I फाइंड करना है। I इन टर्म्स ऑफ, पहले I की जो इंटेंसिटी है वो क्या है? वो हमारी जो y वेव है उसकी इंटेंसिटी को हम I कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने z की इन टर्म्स ऑफ I फाइंड करना है तो हम एज अ रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। हम उसको नीचे लिखेंगे। ये बात क्लियर है ना? हमने उसके टर्म्स में फाइंड करना है। तो इसलिए y नीचे होगा और z ऊपर होगा हमारे पास। z का हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना है इस केस में? 2। और हमारे पास y का कितना है? 4। तो वही 4/16, 1/4, विच इज 0.25 I। ठीक हो गया। रिजल्टेंट वाला किडो हमने 0.75 पे, सिंपली हम लोगों ने 0.75 पे दोनों की रिजल्टेंट फाइंड की है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 4 - 1 कर दिया रिजल्टेंट में, डिस्प्लेसमेंट में। 4 - 1। नहीं 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 किडोज, आप ना 2 नहीं 1, क्या क्यूबिटी, क्या कह रहे हैं आप? किडो इधर ना, ये याद रखें, ये अलग पॉइंट है। ये पॉइंट पी जो है ना, पॉइंट पी वो एक पॉइंट है जिसके थ्रू ये सारा गुजर रहा है। ये थोड़ी सी जो मैं भी एकदम हो गया था ना, ये 0.75 इज नॉट योर पॉइंट पी।
पॉइंट पी उनने कहा हुआ है, देखें स्टार्ट से ये पूरा का पूरा ग्राफ पॉइंट पी का है। दे मीट एट अ फिक्स्ड पॉइंट पी, मतलब ये जो पूरा ग्राफ है ये एक पॉइंट पे शुरू हो रहा है और उसी पॉइंट के जो वेव्स गुजर रही हैं उसको प्लॉट किया हुआ है। ठीक है। तो हमने सिंपली इस आप लोगों ने इन दोनों का इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड लेना था और दोनों को बस आपने डिवाइड कर दिया तो 0.25 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये गाइस, योर स्पीड, द स्पीड ऑफ वेव z इज 330 मीटर्स पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, स्पीड 330 है, फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t लिख देंगे इंटू लैम्डा। t हम ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 सेकेंड्स आ रहा था इसका टाइम, मिली सेकेंड है ये याद रखें। ठीक है, 3 मिली सेकेंड। तो 330 इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा। लैम्डा का जो भी आंसर आपके पास आता है, 0.99। इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? इधर आंसर्स देख भी लेते हैं अपने। 0.99 करेक्ट, 0.25 करेक्ट, 3 120 सारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो, क्लियर हो, ये चीज क्लियर हो गई। एवरीवन, ऑल द 2021 स्टूडेंट जितने भी हैं इस वक्त क्लास में। क्वेश्चन 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी हम एक क्वेश्चन नंबर आज 5 भी करेंगे। ओह इतना लंबा क्वेश्चन। चले, 5 को इसको मेरे ख्याल से वर्कशीट में 10 सवाल है, 5 हम आज कर लेंगे, 5 हम कल कर लेंगे, पूरी वर्कशीट हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोवेव विद द सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड आर इमिटेड इन फेज फ्रॉम टू सोर्सेज एक्स एंड वाई। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। A microwave detector is moved along the path parallel to the line joining X and Y. An interference pattern is detected. ठीक है। A central intensity maximum is located at point A, of course, इधर ही होगा. And there is an adjacent intensity minimum at P. ये भी correct है. The microwave has a wavelength of 0.040 meter. Calculate the frequency in gigahertz of the microwave. तो गाइस माइक्रोवेव के हमें लोगों को पता है स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कैलकुलेट करें, जल्दी से सारे के सारे कैलकुलेट करें। असल में मेरा पेन डेड हो गया तो इट्स गोना टेक लाइक अ मिनट टू चार्ज या 2 मिनट्स टू चार्ज। अंटिल देन आई वांट यू ऑल टू, हाँ हो रहा है चार्ज। ठीक है, जल्दी जल्दी करें जरा ये क्वेश्चन सॉल्व। नाउ यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर टुडेज क्लास। आपने गाइस ये 5 के 5 सवाल फिर से करने हैं। ठीक है, बट इस बार अपनी अक्ल इस्तेमाल करके करने हैं। देखिए मैंने एक बार सॉल्व तो करवा दिया ना, यू हैव टू रीडू ऑल दीज 5 क्वेश्चंस बिफोर टुमारोज क्लास। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका। जिधर आपको मसला है मैं ये वीडियो यूट्यूब पे लगा दूंगा, आप यूट्यूब से देखें। ठीक है। एंड गाइस जस्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट, जो एएस फिजिक्स का ईयरली सेशन होगा दैट इज विल स्टार्ट फ्रॉम 25 मार्च। ओके, जो एएस फिजिक्स का ईयरली सेशन होगा जिसमें हम लोग 30 ईयरलीज इन टोटल करते होते हैं, 1 ईयरली अ डे, तो उस वक्त आपका वो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही तो 25 मार्च से। इट विल बी अ 2 मंथ सेशन। विल ऑल्सो है क्योंकि आपका जो पेपर है ना फिजिक्स का दैट इज ऑन द 20th ऑफ मई। ठीक है, 20th ऑफ, ये कर लिया सबने? अच्छा मेरा पेन भी चार्ज हो गया। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v मेरे पास होगा 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा 0.04। मैं क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ।
हाउ मच दैट विल दैट बी? 12.5K. हाउ मेनी yearly should we do before mocks? As many as you can. सर उसका क्या प्रोसीजर? यू रजिस्टर विद मिस नाइबा। मैं मिस नाइबा का नंबर भेज देता हूँ उधर, 03181772 015। यू रजिस्टर विद मिस नाइबा, जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है। ठीक है, देर इज एन अर्ली बर्ड प्राइस दैट इज 12,500, एंड देन देर इज अ नॉर्मल प्राइस विच इज गोना बी 14,000। तो जो अभी रजिस्टर करते हैं दे विल हैव टू पे 1250, और जो बाद में आएंगे जब स्टार्ट हो जाएगा दे विल हैव टू पे 14,000। ठीक है सर। हाउ मेनी ईयरलीज बिफोर सी आईज? एज मेनी एज यू कैन, मिनिमम 30। ओके, इज दैट क्लियरो क्लियरो सब कुछ? अच्छा, अब इसका आंसर हम लोग, जो भी आंसर आता है गाइज उसको हमने सिर्फ सिंपली 10 रेज टू पावर एक्स, जो भी आंसर आता है 10 रेज टू पावर 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से 7.5 GHz सबके सब कह रहे हैं ना? 6.5 आता है, आई डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर, ये तो मैं आप लोगों की बात मानता होता हूँ। 7.5 GHz। 1/2 लैम्डा, 1/2 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1 लैम्डा। अब जिधर मेरे पास हाफ लैम्डा है वहां कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है? डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव? हाफ लेमडा पे गाइस, हाफ लेमडा पार्ट डिफरेंस जब मेरे पास होता है तो मेरे पास क्या होता है बताएं? डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव? अगर आप लोगों को ये चीज नहीं आती इस पॉइंट पे, ये मसला है गाइस, आप लोगों ने पिछली रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी हुई। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर आगे आपके पास 1.1, 1.5 पे डिस्ट्रक्टिव होगा, इधर भी 1.5 पे डिस्ट्रक्टिव होगा। तो पार्ट डिफरेंस कितना है? 1/2 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है 0.04, तो आंसर आएगा 0.02 मीटर्स। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना होगा मेरा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 180। ओके, अब इधर वाइज ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ना ज्यादा कर जरा बच्चे ना इतना इस पर फोकस नहीं करते, सिर्फ फॉर्मूला सीख लेते हैं, बट मार्क्स आपके इधर भी आते हैं, कटते हैं। The amplitude of the waves from the sources are changed. This causes a change in the amplitudes of the waves arriving at A. At this point, the amplitude of the wave arriving from source X is doubled, and the amplitude of the wave arriving from source Y is also doubled. Describe the effect, if any, on the intensity of the central maximum at point A. उफ उफ उफ। ठीक है, क्या हो रहा है? डबल हो रहा है guys, हम दोनों को डबल कर रहे हैं। हमारा जो वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, एक्स को भी हम डबल कर रहे हैं और वाई को भी हम डबल कर रहे हैं एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा बताएं? सेंट्रल मैक्सिमम पे हमारे पास क्या होना चाहिए बताएं? नहीं, ब्राइट फ्रिंज तो होगी, वो तो रहेगी। वो आपसे पूछे डिस्क्राइब द इफेक्ट इफ एनी ऑन द इंटेंसिटी। कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, हो जाएगी। कितनी और क्यों? नो ज़ारा, इट विल इंक्रीज, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है। जुनेद, वाई 4x? क्वाड्रुपल, QBT, वाई क्वाड्रुपल? इंटेंसिटी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, कैसे बताए ना? करेक्ट। बाकी बच्चे किधर हैं? गाइस क्यों सोए हैं आप लोग? करेक्ट किडोस। एकदम से बच्चे इतने कम क्यों हो गए?
देखिए गाइस हमारे पास क्या हो रहा है, आर एम्पलीट्यूड इज डबलिंग, तो अगर मेरे पास एम्पलीट्यूड डबल होगा तो मेरे पास इफेक्ट क्या आना चाहिए, it will, I is directly proportional to a square, it will increase by a factor of 4। ठीक है, बस ये चीज है। देखें एक चीज आपको पॉइंट आ जाए ना, जी जी, एक पॉइंट फॉर्मूला का होगा कि इट इंक्रीजेस एंड देन इट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। Describe the effect, if any, on the positions of the central intensity maxima and the adjacent intensity minima due to the following changes। अच्छा ये क्वेश्चन अब आपका फ्रिंज सेपरेशन का है। x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। पहला क्या है, द सेपरेशन ऑफ द सोर्सेज x एंड y इज इंक्रीज्ड, x एंड y। बेसिकली हमारे पास जो फ्रिंज वो है, a इंक्रीज हो रहा है। अगर गाइज a इंक्रीज हो रहा है मेरे पास या डिक्रीज हो रहा है, a इज इंक्रीजिंग, तो व्हाट विल हैपन टू x, मेरी फ्रिंज फ्रिंज सेपरेशन क्या होगी, इट्स गोना डिक्रीज। तो द सेपरेशन ऑफ एक्स इज, एक्स एंड वाई इज इंक्रीज, द डिस्टेंस बिटवीन मैक्स एंड मिनिमा इज डिक्रीज्ड। और दूसरा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोवेव्स इमिटेड बाय अ सोर्स एक्स एंड वाई चेंजेस टू 180। अच्छा ये क्वेश्चन ना आपका हर बच्चा गलत कर देता है यूजली। वो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी ना स्टार्ट में, आप लोग याद रखिए, असूलन ना फेज डिफरेंस जीरो होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो एट द स्टार्ट। जो क्वेश्चन आपको देते हैं ना, या तो वो आपको पहले बताएंगे 180, और जब नहीं बताते तो जीरो होता है। तो जिस पॉइंट पे जीरो था हमारे पास, एक जगह पे ए पे हमारे पास मैक्सिमम बन रहा था, बी पे हमारे पास मिनिमम बन रहा था। ऐसे ही है, एक जगह पे हमारे पास मैक्सिमम बन रहा था, एक जगह पे हमारे पास मिनिमम बन रहा था। अब उनने कर दिए 180 कर दिया। जब उनने 180 कर दिया ना, तो जिधर हमारे पास मैक्सिमम बन रहा था वहां मिनिमम बनेगा, जिधर मिनिमम बन रहा था वहां अब मैक्सिमम बनेगा। बस ये होता है, ठीक है। ये याद रखें, ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वो फ्लिप हो जाता है, तो मैक्स की जगह पे हमारे पास मिनिमम आ जाएगा, और मिनिमम की जगह पे हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? जी बच्चों, मन के सच्चों बच्चों, मन के सच्चों, सच्चों पता नहीं कैसे लिखते हैं, तो उर्दू भूल गया मैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दें। किडो याद रखें अब्दुल्ला शिराज, कि जिधर आपके यूजली ना, जब जब हम लोग, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। उसके स्टार्ट में हम लोग चूंकि सोर्स एक लेते होते हैं, तो हमारी फेज डिफरेंस है जीरो, ठीक है। अब फेज डिफरेंस जब जीरो है, तो एक जगह पे हमारे पास मैक्सिमम बन गया, एक मिनिमम बन गया। अब जब हम फेज डिफरेंस ही 180 से चेंज करते हैं, ठीक है, हमारे स्टार्टिंग फेज डिफरेंस ही 180 है, 180 है, सॉरी सॉरी। आज एक तो मुझे नींद आई हुई है ना guys, मेरी जुबान भी फिसल रही है और क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं। खैर, हमने कहा कि हमारे पास 180 का फेज डिफरेंस है, तो सब कुछ पलट जाता है, ठीक है। एवरीथिंग चेंजेस, जो चीज हमारे पास मिनिमम है वो मैक्सिमम बन जाती है, और मैक्सिमम वाली चीज मिनिमम बन जाती है। ठीक है अब्दुल्ला, उलट हो जाता है ना, बस पलट जाता है सब कुछ। ये बस एक चीज याद रखें। ये वो 7 फैक्टर्स हैं, पता नहीं मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे। जो 7 फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स, उनमें से एक ही होता है। ठीक है, जो 8 आपके पास वो है सिनेरियोज हैं, सॉरी फैक्टर्स कह रहा हूँ, 8 सिनेरियोज हैं। मैंने कहा आप लोगों को सिनेरियोज पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे क्लास में? मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाए थे। सिनेरियोज एक बड़ा लंबा टॉपिक होता है। वो मैं पेड स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, फ्री वालों को तो मैं ऐसे ही नहीं करता। ठीक है, चले विद दैट, दैट विल बी इट फॉर टुडे।